नमस्कार भाई सभी को। आपका जेएम क्लासेस में स्वागत है। मैं परमीला। जो हम इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ रहे थे भी, पहले सभी बच्चे जय मां सरस्वती का नाम ले भी। बातें नहीं। हमारा इकोनॉमिक्स चल रहा है भाई, बातें नहीं। इकोनॉमिक्स में हमारा डिमांड चल रही थी। जो डिमांड कल हमने थोड़ा इसके बारे में पढ़ लिया था, थोड़ा और रहता है आपके एग्जाम के ओरिएंटेड। डिमांड के बारे में हमने कुछ कल पढ़ लिया था, थोड़ा रहता है जो आपके एग्जाम के ओरिएंटेड जो पूछा जाता है उतनी बातें करेंगे, ना कि हम थ्योरेटिकल करेंगे। पहले तो जितना मैंने करवा दिया मैं 5 मिनट रिवीजन दे देती हूँ। ध्यान से, जिन बच्चों ने लिख रखा है बहुत अच्छी बात है, नहीं लिख रखा वो नोट कर सकते हैं। ध्यान से सुन लेना। जो डिमांड है भी, इसे हिंदी में क्या कहते हैं भी? मांग कहते हैं। मांग भी किसी वस्तु की मांग से अभिप्राय है कि उस वस्तु को खरीदने के लिए हमारी इच्छा होनी चाहिए और उसके साथ हमारे पास उसके लिए क्रय शक्ति होनी चाहिए, मतलब पैसे होने चाहिए। उस पैसों को खर्च करने के लिए हमारी तत्परता होनी चाहिए, उसे मांग कहते हैं। किसी वस्तु को हम मांग ही करते हैं। किसी वस्तु की मांग से अभिप्राय है, किसी वस्तु की मांग से अभिप्राय है कि उस वस्तु को खरीदने के लिए हमारी इच्छा होनी जरूरी है, इच्छा के साथ हमारे पास पैसे होने जरूरी है और पैसे के साथ हमारी तत्परता होनी जरूरी है, तब मांग होती है भी। क्लियर है? उसके बाद हमने किए थे भी जो मांग का नियम भी एग्जाम में आता है। परिभाषा आपसे नहीं पूछी जाएगी, परंतु ये पूछ सकता है भी मांग के लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो इच्छा भी हो सकता है ऑप्शन में ऐसे दे दे, हमारी इच्छा होनी चाहिए, क्रय शक्ति होनी चाहिए। क्रय शक्ति वो पैसे होने चाहिए। हो सकता है वो पैसे ना देके क्रय शक्ति दे दे, ठीक है। उसके साथ हमारी तत्परता होनी चाहिए। ये तीनों बातें हैं हमारे पास, तभी वस्तु की मांग कहलाती है। तभी वस्तु की मांग कहलाती है। मांग का नियम एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो मांग का नियम देने वाला कौन था भी? अल्फ्रेड मार्शल था भी। मांग का नियम देने वाला कौन था? अल्फ्रेड मार्शल था। एग्जाम में पूछ सकता है। उसके बाद है भी मांग का नियम क्या बताता है? मांग का नियम जो है वो वस्तु की मांग और वस्तु की कीमत में हमें संबंध बताता है। मांग का नियम क्या बताता है? वस्तु की मांग और वस्तु की कीमत में हमें संबंध बताता है। पूछ सकता है भी वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग में कैसा संबंध है? विपरीत है भी। जब वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो वस्तु की मांग कम हो जाएगी, जब वस्तु की कीमत गिर जाती है तो वस्तु की मांग ज्यादा हो जाएगी। तो समझ में आया? ये था हमारा कल का टॉपिक जो मैंने करवा दिया है। उसके बाद मैंने कहा भी मांग के नियम के कुछ उपवाद भी हैं। जरूरी नहीं होते भी वस्तुओं की कीमत गिरने से ही वस्तु की मांग बढ़ती हो। कुछ दिखावटी के लिए भी मांग बढ़ जाती है। वस्तुओं की कीमत बढ़ने के उपरांत भी वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है और वस्तुओं गिरने के बाद उनकी मांग कम हो जाती है। तो मांग के नियम के उपवाद भी हैं। मैंने तुम्हें कल 2 एग्जाम्पल लेके बताए। प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं होती है, जो दिखावटी वस्तुएं होती हैं, उसमें मांग की कीमत बढ़ने के बाद वस्तु की मांग बढ़ जाती है। प्रतिष्ठा सूचक जो दिखावटी वाली वस्तुएं होती हैं और जो दिखावे वाले लोग हैं, मान लो जैसे सोने की कीमत बढ़ रही है ना और लोग उसको ज्यादा ही खरीद रहे हैं, तो कई वस्तुएं दिखावे के लिए होती है, तो उसमें मांग का नियम फेल हो जाता है, असफल हो जाता है। मांग का नियम हमें क्या बताता है? विपरीत संबंध बताता है। किन के बीच भी मांग का नियम, किन के बीच विपरीत संबंध बताता भी? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो मैं जहां तुम्हें कहती हूँ डिमांड की परिभाषा नहीं पूछेगा, हो सकता है भी उनके तीनों ऑप्शन देके ऐसे पूछ ले, परिभाषा कभी नहीं पूछा जाती। मांग का नियम जरूर पूछेगा। मांग का नियम किन के बीच में हमें संबंध बताता है? वस्तु की मांग और वस्तु की कीमत के बीच संबंध बताता है भाई। कौन भाई? मांग का नियम।
और कैसा संबंध भी? विपरीत। तो ये ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन यहां से बनेगा भैया, पूछ सकता है भी मांग का नियम है वो वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग में कैसा संबंध बताता है? विपरीत संबंध बताता है। परंतु मैंने तुम्हें कहा भी इसके कुछ उपवाद भी हैं कई जगह, जैसे मैंने तुम्हें प्रतिष्ठा सूचक वस्तु का एग्जाम्पल लेके बताया भी, जो प्रतिष्ठा सूचक जो वस्तुएं होती है, दिखावटी जो वस्तुएं होती हैं, सूचक जो वस्तुएं होती है उसमें मांग का नियम क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। क्या हो जाता है? मांग का नियम विफल हो जाता है भी, मांग का नियम काम नहीं करता। क्लियर? क्यों हो जाता है? क्योंकि जो दिखावटी वस्तुएं होती है, प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं होती हैं, उसमें वस्तु की कीमत बढ़ने से वस्तु की मांग भी बढ़ जाती है भी, वस्तु की कीमत बढ़ने से वस्तु की मांग भी बढ़ जाती है भी, ये भी ध्यान रखना, मांग भी बढ़ जाती है। ये मांग के नियम का उपवाद है भी। मैंने मांग के नियम में तुम्हें बताया भी विपरीत संबंध दिखाता है, या मैंने सीधा संबंध बताया ना? अरे तुम पहले ना लिखने पे कम ध्यान से सुन लो, जितना तुम ध्यान से सुनोगे उतनी तुम्हारी क्लियरिटी होती जाएगी। देखो मैंने मांग का नियम तुम्हें बताया, मांग का नियम क्या कहता है? वस्तु की मांग और वस्तु की कीमत के बीच कैसा संबंध है? विपरीत संबंध है। वस्तु की कीमत बढ़ जाए, मान लो इस पेन की कीमत बढ़ जाए तो इसकी मांग गिर जाएगी। मान लो ये कोई वस्तु है, इसकी कीमत बढ़ जाए और तो इसकी मांग गिर जाएगी। वो संबंध कौन बताता है हमें? मांग का नियम बताता है। कौन बताता है? मांग का नियम बताता है। मैंने कहा भी मांग के नियम के उपवाद हैं, वो किन किन में देखने को मिलते हैं? प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं, दिखावटी वस्तुएं, प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं भी दिखावटी वस्तुएं, जिनमें क्या होता है? वस्तु की कीमत बढ़ने से उसकी वस्तु की मांग भी बढ़ जाती है। क्लियर? क्लियर है या नहीं है? किन वस्तुओं में मांग का नियम है विफल हो जाता है? तो किन वस्तुओं में विफल हो जाता है भी? प्रतिष्ठा सूचक। इसके साथ जो मैंने कल तुम्हें बताया, इसके साथ गिफन वस्तुएं बताई थी। गिफिन वस्तुएं, गिफिन वस्तुएं भी, गिफिन जो वस्तुएं होती है, ये हमारी जो धारणा बन जाती है कि गिफिन वस्तुएं होती है वो घटिया क्वालिटी की होती है। क्वालिटी वस्तु की कभी घटिया नहीं होती भी। कई बार सप्लाई ज्यादा हो जाए तो उसकी मांग भी गिर सकती है। हम जब इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो हमारे टीचर जो, अब तो फिर भी बच्चे बुक्स वगैरह पढ़ लेते हैं एनसीईआरटी, तो इसके हिसाब से चेंज कर लेते हैं, परंतु पहले हमें टीचरों ने पढ़ाया था भी जो गिफन वस्तुएं होती है वो कौन सी होती है? बाजरा होती है। क्या बाजरा घटिया क्वालिटी की किस्म है? नहीं, ये ध्यान रखना। बुक्स में, कई बुक्सों में ऐसा लिखा भी आता है भी गिफन जो वस्तुएं होती हैं उनमें कौन सी वस्तुएं आती है? घटिया क्वालिटी की। क्वालिटी कभी घटिया नहीं होती भी। जब वस्तु की सप्लाई ज्यादा हो जाए, जब वस्तु की सप्लाई ज्यादा हो जाए तो उसकी कीमत कम हो जाए, या उसके अपोजिट उस वस्तु के, मान लो जैसे पहले गेहूं नहीं हुआ करता था, कम हुआ करता था भी, हमारे दादा और कहते हैं भी हम गेहूं की जो रोटी बनाते थे, जो कोई मेहमान आता था तभी बनाते थे, उससे पहले हम बाजरा की बना लेते थे, चना की बना लेते थे। तो हमारी ऐसी सोच थी, क्योंकि उस टाइम क्या था? गेहूं कम था। अब गेहूं ज्यादा हो गया भी, बाजरा हम अब बाजरा की रोटी कम बनाते हैं, सिर्फ ठंड का मौसम आता है तभी बनाते हैं। तो ये नहीं है भी बाजरा की कीमत गिरने का मतलब ये नहीं है भी बाजरा की क्वालिटी गिर गई। ये हमें इकोनॉमिक्स में हमें गिवन वस्तुएं क्या बताती है? भी क्वालिटी कम हो जाए। क्वालिटी कम होने से नहीं, मैंने तुम्हें डबल रोटी जो ब्रेड है उसका बताया मैंने भी, किसी ब्रेड की कीमत गिर जाती है। ब्रेड भी कई प्रकार की आती है ना, तो अगर किसी पैकेट की कम हो जाए, हमारे पास 100 रुपए थे, सपोज करें हमारे पास 100 रुपए थे, पहले ब्रेड की कीमत 50 रुपए थी एक पैकेट की, तो हमें 2 पैकेट से काम चल रहा था हमारा। उसके बाद ब्रेड की कीमत गिर के 20 रुपए हो जाती है पैकेट की। 2 ब्रेड के पैकेट से हमारा काम चल रहा था, अब 20 रुपए हो गया तो कितने पैकेट खरीदेंगे? 5। 2 पैकेट से तो काम चल ही जाएगा, अभी चल ही रहे हैं, 2 ही बंदे हो, 2 पैकेट से काम चल रहा है, तो हमें जरूरत तो 2 ही पैकेट की है।
अब हमारे पास पैसे कितने बच गए, भी 2 पैकेट खरीद लेते हैं तो 60 रुपए हमारे पास बच जाते हैं। तो हमारी धारणा बन जाती है भी अगर पैकेट के प्राइस गिर गए, भी इस ब्रेड के पैकेट के प्राइस गिर गए, हो सकता है इसकी क्वालिटी गिर गई हो, यह हम धारणा बना लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। कई बार सप्लाई ज्यादा हो जाती है, कई बार उसमें मटेरियल जो जो उसकी कॉस्ट आती है बनाने की वो सस्ती होती है, तब उनके प्राइस कम कर दिए जाते हैं, कर दिए जाते हैं भी। जो उस वस्तु को बनाने के लिए जो हमारी कॉस्ट आई है वो कम हो जाती है, उसके मान लो कंपेयर में उसके प्राइस गिर जाते हैं, या उसकी वस्तु के लिए भाई सप्लाई ज्यादा आ जाए और वस्तु को हो भी निकालना है, भी इसको स्टॉक को खत्म करना है, तब उसकी प्राइस घटाई जाती है। क्वालिटी कभी कम नहीं होती। तो ध्यान रखना भी, हम क्या करते हैं, हम धारणा बना लेते हैं भी 50 से 20 रुपए का पैकेट हो गया, इसका मतलब क्वालिटी गिर गई। हमारे पास 100 रुपए खर्च करनी थी हमें ब्रेड पे, तो हम सोचते हैं भी बढ़िया वाला ले लेते हैं, अब जो 50 का आया है दूसरा वो ले लेते हैं। तो वो गिफन वस्तुएं में होती है। गिफन वस्तुएं हमें क्या बताती है भी, जब वस्तुओं की कीमत गिर जाती है तो उस वस्तु की मांग भी गिर जाती है। तो ये मांग के नियम के 2 उपवाद हैं, सुन लो भी ध्यान से। मैंने मांग के नियम में तुम्हें बताया भी, वस्तु की मांग और वस्तु की कीमत में विपरीत संबंध कौन बताता है, मांग का नियम बताता है। वस्तु की कीमत बढ़ गई तो वस्तु की मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और वस्तु की कीमत गिर गई तो वस्तु की मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये संबंध कौन दिखाता है, मांग का नियम। मैंने तुम्हें वहां अपोजिट बता दिया, आगे मैंने नीचे तुम्हें कहा है भी मांग के नियम के कुछ उपवाद है, हर जगह मांग का नियम काम नहीं करता। किन वस्तुओं में नहीं करता, प्रतिष्ठा सूचक भी दिखावटी वस्तुओं में काम नहीं करता। वहां क्या होता है, वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो वस्तु की मांग भी बढ़ जाती है। दिखावटी वस्तुओं में क्या होता है भी, अरे महंगे जो पहनने के लिए कपड़े तो 100 रुपए की टी शर्ट से काम चल जाता है, पर लोग दिखावे के लिए 500 1000 की, वो सोचता है मैं उससे बढ़िया लूं, तो ये दिखावा ही है ना। अरे काम चल जाता है। कई बार जो बच्चा है वो घर को खर्चा अपना पीछे बैकग्राउंड नहीं देखता, वो दिखावे के लिए खरीद लेता है। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है जी, जो दिखावटी वस्तुएं हैं उनमें ये संबंध, सीधा संबंध होता है कि वस्तु की कीमत बढ़ रही है तो उसकी मांग भी बढ़ेगी। वस्तु की कीमत बढ़ रही है तो मांग बढ़ेगी। तो ये मांग के नियम का उल्टा हो गया ना। मांग का नियम क्या बता रहा है, वस्तु की कीमत बढ़ रही है तो मांग गिरेगी, और ये क्या बताता है, वस्तु की कीमत बढ़ रही है तो मांग बढ़ेगी। किन वस्तुओं में, प्रतिष्ठा सूचक वस्तुओं में, दिखावटी वस्तुओं में। क्लियर है। उसके बाद गिवन वस्तु क्या आती है भी, मैंने कहा भी हम जो पढ़ते थे भी पहले, तो हमें ये पढ़ाया गया भी गिवन जो वस्तुएं होती हैं वो हल्की क्वालिटी की होती है, क्वालिटी हल्की नहीं होती है। बाद में उसका पूरा हमने इकोनॉमिक्स पढ़ा, उसके बारे में जाना, तो भी क्वालिटी घटिया नहीं होती, हमारी सोच पे डिपेंड करता है कि गिवन वस्तुएं वो वस्तुएं होती हैं जो कीमत गिरने के बाद उसकी मांग गिर जाती है, क्योंकि हम धारणा बना लेते हैं। मैंने तुम्हें बताया भी, अगर किसी की कीमत गिर जाती है किसी वस्तु की, या तो उस वस्तु की सप्लाई ज्यादा आ गई हो मार्केट में, या उस वस्तु की सप्लाई ज्यादा मार्केट में आ गई हो, या स्टॉक ज्यादा पड़ा हो और उसको खत्म करना हो, तब उसकी प्राइस क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, ताकि वो जल्दी बिक जाए। तो गिवन वस्तुएं जिसमें क्या होता है, जब वस्तु की कीमत गिर जाती है तो उसकी मांग भी गिर जाती है। क्लियर है। आज हम पढ़ेंगे मांग की लोच में। मांग की लोच, यहां से क्वेश्चन आता है मांग की लोच पे। पहले सुन लो मांग की लोच क्या होता है। वस्तु की कीमत में परिवर्तन से, वस्तु की कीमत में परिवर्तन से उसकी मांग में जो परिवर्तन आता है उसे मांग की लोच कहते हैं। वस्तु की कीमत में परिवर्तन से उसकी मांग में जो परिवर्तन आता है उसे क्या कहते हैं, मांग की लोच कहते हैं। लिखोगे।
जब वस्तु की कीमत 5 से बढ़कर 10 रुपए हो जाती हैं तो वस्तु की मांग 10 से कम होकर 5 हो जाती है। यह परिवर्तन हम मांग की लोच के द्वारा विस्तार से हम इनको करेंगे भी, इनका विस्तार करेंगे। जब किसी वस्तु की कीमत 5 रुपए से बढ़कर 10 रुपए हो जाती है तो वस्तु की मांग 10 से कम होकर 5 रुपए नहीं भी 5 हो जाती है। यह परिवर्तन हम मांग की लोच के द्वारा वर्णन करते हैं। यहां से कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, मांग लोच का फॉर्मूला पूछेगा आपसे। यहाँ सूत्र लिख लो, मांग की लोच का सूत्र जो एग्जाम में पूछा जाता है। वस्तु की मांग में परिवर्तन वस्तु की कीमत में परिवर्तन। ये फॉर्मूला पूछा जाएगा। वो तो सिर्फ परिभाषा तो मैंने आपको बताया है भी किस तरीके से क्या क्या चेंज होगा। परिभाषा से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, फॉर्मूला बहुत बार पूछा जाता है। वस्तु की कीमत में परिवर्तन से उसकी मांग में कितना परिवर्तन होगा वो हम किसके द्वारा जानते हैं भी, मांग की लोच के द्वारा। अगर तुम्हें कीमत क्वेश्चन पूछ सकता है भी मांग की कीमत तुम्हें परसेंटाइल में दी हो और उसकी जो मांग है वो भी परसेंटाइल में दी हो तो तुम्हें यहाँ 100 लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं तो इसके फॉर्मूले में यहाँ 100 लिखा जाता है। परसेंटाइल में दी हो तो 100 लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं तो 100 लगाया जाता भी, ये परसेंटाइल बनाने के लिए। क्लियर है? तुम्हें देखना है अभी वस्तु की कीमत में परिवर्तन से वस्तु की मांग में कितना परिवर्तन होता है। वस्तु की कीमत में परिवर्तन से वस्तु की मांग में कितना परिवर्तन होता है वो हमें कौन बताता है भी, मांग की लोच बताती है। वस्तु की कीमत में परिवर्तन से वस्तु की मांग में कितना परिवर्तन आया वो हमें कौन बताएगी भी, मांग की लोच बताएगी। जैसे मैंने ऊपर दिया है वैसे आप लिख सकते हो। पहले इसकी प्राइस कितनी थी, क्वांटिटी कितनी थी, अब क्वांटिटी में चेंज कितना आया और प्राइस में चेंज कितना आया। ये भी फॉर्मूला है भी, ऐसे भी पूछ सकता है। पहले प्राइस कितनी थी और क्वांटिटी कितनी थी, पहले वाली लेते हैं। उसके बाद प्राइस में चेंज होने के बाद भी उसकी क्वांटिटी में कितना चेंज आया वो हम ऊपर लिखेंगे और प्राइस में कितना चेंज आया जैसे मैंने फॉर्मूले में लिखा है, कीमत हमेशा नीचे रहेगी, मांग में परिवर्तन आएगा वो हमेशा ऊपर लिखा जाएगा। क्लियर है? फॉर्मूला ऐसा एग्जाम में पूछा जाता है, पूछ सकता है इनमें से कौन सा सही है कौन सा नहीं है। ये दोनों ऐसे भी आपको दे सकता है, ऐसे भी दे सकता है। इसके साथ ऊपर कई बार वो कीमत ऊपर कर देगा, मांग नीचे कर देगा। तो तुम्हें पूछ सकता है कि मांग की लोच का जो फॉर्मूला है इसमें से कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं है। तो ध्यान रखना, कीमत हमेशा नीचे आएगी, मांग हमेशा ऊपर आएगी, इतना ध्यान रख लेना। अगर तुम्हें निकालना पड़ जाएगी, क्या पता ऐसे क्वेश्चन दे दे और तुम्हें निकालना पड़ जाए, तो फॉर्मूला तुम्हें याद होगा तभी निकाल पाओगे। जब फॉर्मूला तुम्हें आता होगा तभी निकाल पाओगे,
अभी पहले जो प्राइस दी थी, कितनी प्राइस दे रखी है अभी पहले बोले? पहले प्राइस कितनी दे रखी है? 5। क्वांटिटी कितनी है अभी? 10। अब प्राइस में चेंज कितना हुआ अभी? 5 से कितनी होगी? तो कितना चेंज हुआ अभी? 5 का। क्वांटिटी में 10 से कितनी होगी? 5 होगी। कितना चेंज हो गया अभी? 5 का। 5 से 5 कट, और ये क्या बच गया अभी? अगर परसेंटाइल लगाना है तो परसेंटाइल लगा सकते हो, नहीं लगाना तो ये 1/2 आ गया अभी। क्या आ गया? 1/2 आ गया अभी, आधा बच गया। मांग की लोच है वो इकाई से कम बच गई। मांग की लोच यहाँ हम आधा कहते हैं, आगे मांग की लोच इकाई से अधिक, इकाई से कम, इकाई के इक्वल, ऐसे पूछी जाती है। अनंत या 0 मांग की लोच है। पहले इतना समझ में आया या नहीं आया? अरे मांग की लोच निकालनी आई आगे। अब जो है भी मांग की लोच है वो कितने प्रकार की होती है, लिखो भी। मांग की लोच के प्रकार, मांग के लोच के प्रकार। पांच प्रकार की होती है। 5 प्रकार की होती है। लोचदार, बेलोचदार, इकाई, इकाई लोचदार, इकाई से कम लोचदार। लिख लो, मैं बताऊंगी। इकाई से कम लोचदार, इकाई से अधिक लोचदार, ये 5 प्रकार की होती है। अब सुन लो, सुनने पे ज्यादा ध्यान रखो, कुछ भी नहीं है, हर बुक्स में जान लिखा होगा, मिलेगी। लोचदार, बेलोचदार, इकाई के इक्वल और इकाई से अधिक और इकाई से कम। अब हम फॉर्मूले इसको डायग्राम से समझेंगे, उससे ज्यादा क्लियरिटी आएगी। यहाँ हम वस्तु की क्या लेते हैं? वस्तु की कीमत, वस्तु की कीमत में यहाँ वस्तु की मांग में, बातें नहीं भी, वस्तु की मांग। सुन लो ये भी हमसे। प्राइस ले लेते हैं हम 5, 10, 15, 20। 10 क्वांटिटी, 20, 30, 40। अब सुन लो, जो मांग का नियम है ना, वो कैसा संबंध बताता है? विपरीत संबंध बताता है। कैसा संबंध बताता है? विपरीत संबंध बताता है। अगर वस्तु की प्राइस 20 रुपए है तो मांग कितनी होगी भी? 10 होगी। कितनी होगी? 10, कम ही होगी भी। अगर मांग, मान लो ये हाई लेवल जो पॉइंट है 20, अगर वस्तु की कीमत है तो उसकी मांग कितनी होगी? 10 होगी। मैंने बताया भी प्राइस ज्यादा हो तो उसकी मांग हमेशा कम होती है। अगर वस्तु की कीमत 20 से 15 हो जाए तो उसकी मांग क्या हो जाएगी भी? 20 हो जाएगी। अगर वस्तु की कीमत है 15 से 10 हो जाए तो उसकी मांग कितनी हो जाएगी भी? 30 हो जाएगी। अगर वस्तु की कीमत 10 से 5 हो जाए तो उसकी मांग भी 40 हो जाएगी। तो ये हमारा डायग्राम बन जाएगा। ये ऐसे बिल्कुल सीधा है। जो मांग की कीमत और वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग में क्या संबंध बता रहा है? विपरीत संबंध बता रहा है। क्या संबंध बता रहा है? विपरीत संबंध बता रहा है। जब वस्तु की, मान लो इस लेवल पे मतलब 100 कीमत हो जाए तो वस्तु की मांग है वो लोचदार ऐसे हो जाएगी। एक स्थिर पॉइंट के बाद उसकी मांग क्या हो जाती है भी? उससे अधिक बढ़ नहीं सकती।
भी अगर पैसे 100 रुपए हैं, वस्तु की कीमत है बढ़ के भी लोचदार मांग होती है, वो क्या होती है भी, ये जो है लोचदार का मतलब होता है ये कभी समाप्त नहीं होता भी। लोचदार का मतलब होता है ये कभी समाप्त नहीं होता भी, ये चलती जाएगी भी, कभी इसका अंत नहीं होगा भी, आगे इसका अंत नहीं होगा। लोचदार भी, जो लोचदार होता है इन्फिनिटी होता है भी, कभी खत्म ना होने वाला भी। एक प्राइस का लेवल आ जाता है, उसके बाद उसकी मांग मान लो कम या ज्यादा नहीं होती, एक पीक लेवल के बाद उसकी प्राइस नहीं बढ़ेगी। जब उसकी कीमत स्थिर हो जाए, चाहे उस पर 10 मांग करे, चाहे 20 करे, चाहे 30 मांग करे, तो वो कैसा हो जाएगा भाई, उसकी मांग क्या हो गई, अनंत हो जाएगी। अनंत जो है उसको क्या बोलते हैं, लोचदार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लोचदार बोलते हैं। बेलोचदार जो होती है उसमें उसकी प्राइस तो कम ज्यादा होती रहती है, परंतु मांग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मैंने बताया दी। लोचदार जो है, सुन लो, लोचदार जो है उसमें मांग में तो कम ज्यादा होती रहेगी, परंतु उसकी कीमत में कोई उतार चढ़ाव नहीं आएगा। जो मैंने तुम्हें इस तरीके से जो ये लाइन दी, इसमें क्या है भाई, कीमत स्थिर हो जाएगी। कीमत जो है वो क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी, और उस पे वस्तुओं की जो मांग है उसमें चाहे परिवर्तन होता रहे, उसे क्या बोलते हैं, लोचदार। अनंत मांग की लोच इसमें कैसी होगी, अनंत होगी। ध्यान से सुनेंगे, पहले हम लोचदार पढ़ते हैं। मांग की लोच, लोचदार, उसमें क्या होता भी, किसी वस्तु की प्राइस स्थिर हो जाए और उसकी उसकी मांग है वो क्या हो जाए, अनंत हो जाए। मांग क्या हो जाए, अनंत हो जाए, इन्फिनिटिव भी ऐसे लिखते हैं उसकी। मांग क्या हो जाए, वस्तु की मांग क्या हो जाए भी, अनंत हो जाए, और वस्तु की कीमत स्थिर हो जाए, उसे क्या बोलते हैं, मांग की जो लोच है वो कैसी लोच, मांग की जो लोच है वो कैसी हो जाएगी भी, लोचदार हो जाएगी। उसकी कीमत स्थिर रहेगी, परंतु उसकी मांग में परिवर्तन होता रहेगा। उसकी मांग में है जो परिवर्तन होता रहेगा, उसकी कीमत स्थिर हो जाएगी। अब ध्यान से सुनिए भी कैसे। मान लो कीमत है उसकी यहाँ 10 रुपए मान लेते हैं, फिक्स हो गई 10 रुपए। 10 पे कोई व्यक्ति उसकी 10 वस्तु खरीद सकता है, कोई व्यक्ति उसकी 10 पे 20 खरीद सकता है, कोई व्यक्ति उसकी 30 खरीद सकता है। तो मांग में चेंज हो रहा है ना, कोई इसकी 10 वस्तु खरीद रहा है, कोई 20 खरीद रहा है, कोई 30 खरीद रहा है। प्राइस क्या है इसमें, मांग की लोच में प्राइस क्या होता है, स्थिर होता है। प्राइस क्या होता है, और मांग की लोचदार में जो मांग है वस्तु की वो क्या होती है भी, क्या होती है, अनंत होती है भी, उसमें परिवर्तन होता रहता है भी। कोई उसी कीमत पर 10 वस्तु खरीद ले, कोई उसी कीमत पर 20 वस्तु खरीद ले, कोई उसी कीमत पर 50 वस्तु खरीद ले, उसकी कीमत क्या रहेगी, स्थिर रहेगी। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि वस्तु, जब किसी वस्तु की जो मांग है वो लोचदार हो तो उसमें उसकी कीमत क्या होगी, स्थिर होगी, और उसकी मांग में क्या होगा, परिवर्तन होगा। उसकी मांग कैसी होगी, अनंत होगी। मांग कैसी होगी, अनंत, इन्फिनिटी होगी। समझ में आएगा नहीं आया? ऐसा कोई बच्चा जिनको ना समझ में आया, मैं दोबारा बता, हाथ ऊपर कर ले जिनको ना समझ में आया। कोई बच्चा ये कहते हैं मेरे को तो डायग्राम बिल्कुल भी नहीं आया, कोई बात नहीं, हम और एग्जाम्पल ले लेंगे। जब लोचदार मांग होती है हमेशा ध्यान रखना वो इन्फिनिटिव होती है। कैसी होती है, इन्फिनिटिव। इसमें बात ऐड कर लो भी क्या क्या इसमें लोचदार में। वस्तु की मांग पूछ सकता है भी, लोचदार है मांग में वस्तु की मांग कैसी होगी, वस्तु की मांग इन्फिनिटिव होगी, अनंत होगी, मतलब रुकने वाली नहीं है, उसमें कितनी भी खरीद सकते हो, फिक्स रेट हो गया। वस्तु की प्राइस भी इसमें, हाँ जी, वस्तु की कीमत जो है वो क्या कैसी होगी भी, स्थिर होगी। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है भी, जब वस्तु की मांग लोचदार हो, जब किसी वस्तु की मांग लोचदार हो तो उसकी कीमत क्या होती है, हमेशा स्थिर होती है, और उसकी मांग क्या होती है, अनंत होती है भी, इन्फिनिटिव होती है। क्लियर है?
क्लियर है या नहीं है? जो बच्चा यहाँ नहीं पूछ रहा तो मैं वहां बैठी रहती हूँ, जिनको ना समझ में आए वो वहां मेरे से जाके पूछ सकता है। ठीक है, देखो आगे बेलोस्तार। बेलोस्तार, बेलोसदार मांग, बेलोसदार मांग, मांग की लोच, बेलोसदार है मांग की लोच। ये उसकी उल्टी है भी। वहां क्या हो गया, वहां मांग इन्फिनिटिव थी और कीमत स्थिर थी। बेलोच में क्या हो जाएगा, मांग इन्फिनिटिव हो जाएगी और कीमत, जो कीमत क्या हो जाएगी, कीमत इन्फिनिटी हो जाएगी और मांग स्थिर हो जाएगी। लिखो डायग्राम से समझ लो। अगर डायग्राम से, इसका डायग्राम है वो ऐसे बनेगा। इसमें वस्तु की कीमत इन्फिनिटी होती है भी या अनंत होती है, और वस्तु की मांग जो है वो क्या होती है भी, स्थिर होती है। क्या होती है भी, स्थिर होती है। ये इसका डायग्राम ऐसे बन जाएगा, इसका डायग्राम ऐसे बन जाएगा। वस्तु की कीमत जो है मान लो यहाँ 30 ही है, चाहे आप उसमें प्राइस कितना ही हो, उसकी मांग फिक्स रहेगी और उसकी प्राइस क्या है भी उसमें चेंज होते रहेंगे। प्राइस 5 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 15 भी हो सकती है। प्राइस जो है उसमें क्या होती है भी, कीमत में क्या होता है, कीमत उसकी इन्फिनिटी होती है और मांग उसकी स्थिर होती है। वो किस में होता है भी, हाँ जी, बेलोसदार में होता है। लिख लो, इसके पॉइंट लिखने चाहो तो। बेलोसदार मांग की लोच में वस्तु की कीमत अनंत होती है भी, इन्फिनिटी होती है, बढ़ती रहती है भी, कम ज्यादा होती रहती है। और उसकी जो मांग है, वस्तु की मांग जो है वो क्या हो जाती है भी, स्थिर हो जाती है। समझ में आया या नहीं आया? चलो आगे लिखो, इकाई लोचदार मांग। इकाई मांग की लोच, इकाई मांग की लोच। अब सुन लो, इकाई मांग की लोच ये क्या कहता है भी, इक्वल ही रहेगी। जब प्राइस बढ़ जाता है, जब प्राइस 5 बढ़ा भी, 5 से 10 बढ़ा प्राइस, तो उसकी जो कीमत है वो 10 से 5 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 10 से 5 हो जाएगी। उसकी मांग क्या हो जाएगी, 10 से 5 हो जाएगी। इक्वल ही रहेगा, जितनी उसकी कीमत में परिवर्तन आता है उसकी उतना ही उसकी मांग में परिवर्तन आएगा। ध्यान से सुनना, हमें एक ही रखना है। कोई चीज जैसे फिक्स है, हमें एक ही रखना है। जैसे मान लो, लिखना नहीं है, पहले सुनना है भी। हमें 10/10 जो एक ही रखना है, ये इकाई लोचदार है। सुन लो, जितना उसकी कीमत में चेंज होगा ना, उतना ही उसकी मांग में चेंज होगा, इक्वल चेंज होगा। तो उसकी लोच कैसी होगी, इकाई होगी। उसकी कैसी होगी, इकाई लोच होगी। लिखो भी, इसकी परिभाषा लिख लो। पहले इसका डायग्राम से देखिए। वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग भी, डिमांड, बातें नहीं। मान लो वस्तु की कीमत 10 है, तो उस वस्तु की मात्रा भी 20 इकाई के इक्वल है। जब उसकी जो 10 से बढ़कर उसकी 20 हो जाती है भी कीमत, तो उसकी मांग में उतना परिवर्तन आएगा भी। जो इतना ये परिवर्तन हुआ वही ये परिवर्तन देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ मैप नहीं है तो ये थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। ध्यान से सुनना, पहले सुन लो। वस्तु की कीमत में जितना परिवर्तन होता है
उसकी मांग में उतना ही परिवर्तन होता है। वस्तु की कीमत जिस रेट से बढ़ी उसकी मांग भी उस रेट से घट जाएगी। मेरा कहने का मतलब है भी अगर कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग घट जाती है, उसी रेट से घटती है। जितना अगर मान लो 5% से उसकी कीमत बढ़ी तो 5% से उसकी मांग घट जाएगी, बढ़ेगी नहीं, मांग घट जाएगी। ये परिवर्तन ऐसे, ये जो चेंज है आपको इक्वल दिखाई देगा। या मैंने कोई मैप से नहीं बनाया भाई, स्केल नहीं है मेरे पास, मैंने हाथ से बनाया है तो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। मेरा कहने का मतलब समझे पहले भी, इकाई जो मांग की लोच होती है उसमें क्या होता है भाई, जितना वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है उतना ही उसकी मांग में परिवर्तन होता है भाई। उसे क्या कहते हैं, इकाई मांग की लोच कहते हैं। लिख लो भाई, जितना किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है उतना ही उस वस्तु की मांग में परिवर्तन होता है, इक्वल होता है भी। जब वस्तु की कीमत, और अगर तुम्हें निकालना हो भी मांग की इकाई लोच तो फॉर्मूले में पुट करके देख सकते हो। जैसे मैंने फॉर्मूला बताया भी, मांग की लोच निकालना हो तो उसमें अगर दिया हो भी मांग की लोच में आपसे पूछेगा भी मांग की लोच में वस्तु की कीमत में जितना परिवर्तन हो गया, मान लो वस्तु की कीमत में 5% परिवर्तन हो गया, वस्तु की कीमत है 5% बढ़ गई तो उसकी मांग क्या हो जाएगी, 5% कम हो जाएगी। दोनों में कैसा संबंध है, इक्वल है भी, बराबर का संबंध है। वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग में कैसा संबंध है, बराबर का है। लिख सकते हो, वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग में परिवर्तन इक्वल हो या बराबर होगा, बराबर होगा। ये किस में होगा भाई, इकाई मांग की लोच में होगा भाई। वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग में जो परिवर्तन होगा इक्वल होगा, वो किस में होगा, इकाई की मांग लोच में होगा भाई। किस में होगा, इकाई की मांग लोच में होगा। आगे लिखेंगे, इकाई से अधिक में, इकाई से अधिक मांग की लोच में, इकाई से अधिक मांग की लोच में, इकाई से अधिक मांग की लोच। इसमें कीमत में तो 2% परिवर्तन हुआ। मान लो किसी वस्तु की कीमत 2% कम होगी, 10 से 8 होगी, परंतु उसकी जो मांग है उसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन देखने को मिला भी, 10 से 20 होगी भी। इसमें मांग में अधिक परिवर्तन होगा कीमत के कंपेयर में, मांग में अधिक परिवर्तन होगा भी कीमत की कंपेयर में। इसका डायग्राम है, पहले डायग्राम से समझो भी। ये जो है यहाँ इक्वल होता है। मान लो उसकी कीमत में उसकी कीमत 10 से 8 रुपए होगी, 10 से 8 रुपए होगी, परंतु उसकी जो मांग है वो क्या हो जाएगी भी, उसकी जो कीमत है 10 से कम होकर 8 हो गई तो उसकी मांग क्या हो जाएगी, 40 हो सकती है। तो ये जो परिवर्तन आया वो कैसा परिवर्तन है भी, कीमत से मांग में ज्यादा परिवर्तन होता है, वो किस में होता है भी, इकाई से अधिक मांग की लोच होती है भी, इकाई से अधिक मांग की लोच में। और ये हमने फॉर्मूले में पुट करना है भी। मान लो कीमत, ये हम फॉर्मूले से पुट करें भी तो उसका विस्तार हो जाएगा, ध्यान से सुनना भी। मान लो कीमत जो थी पहले 10 रुपए थी भी, अब कम होकर कितनी होगी, 8 होगी, और उसकी मांग भी पहले 10 थी, अब कितनी होगी, 20 होगी। तो फॉर्मूले में पुट कर लो भी, पहले 10 थी अब कितनी होगी,
पहले क्वांटिटी थी कितनी थी? 10 थी। अब मांग कम होकर कितनी मांग कितनी थी पहले? मैंने उल्टा लिख दिया। एक मिनट एक मिनट। कीमत 10 थी, उसकी मांग भी 20 थी भी। उसकी मांग 20 थी, कीमत 8 होगी, उसकी मांग कितनी होगी? 40 होगी। तो मैंने पहले प्राइस लिखा भी पहले वाला 10, और उसकी जो मांग है पहले कितनी थी? 20 थी। अब उसकी कीमत कितने परसेंट कितनी घट गई? 2 घट गई। अब कितनी होगी? 8 होगी। और उसकी मांग में परिवर्तन कितना है? बढ़ के कितनी होगी? 20 से 40 होगी। कितनी बढ़ गई? 20, क्योंकि अभी क्वांटिटी में लिखना ना, अभी परिवर्तन आया है। अरे फॉर्मूला लिख देती हूँ, प्राइस बाय क्वांटिटी। ये तो पहले वाला है, जो चेंज होता है क्वांटिटी जो चेंज हुई उसके बाद जो प्राइस में चेंज हुआ वो, ये फॉर्मूला था। तो ये तो हमने जो दे रखा है पहले दे रखा है वो, उसके बाद जो चेंज हुआ क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ भाई? 20 से 40 होगी। कितना हो गया अभी? 20 का चेंज हो गया। प्राइस 10 से कितनी होगी भी? कितना चेंज हो गया? 2 का। कितना चेंज हो गया? 2 का। अब इनको कट कर लो। 5 होगी। मांग की लोच कितनी आगे भी? 5 होगी। मैंने कहा भी इकाई के इक्वल होती है, इकाई से अधिक है या कम? ज्यादा कम है? अरे इकाई से कम है या ज्यादा ही? ज्यादा है। हम पढ़ क्या रहे हैं? इकाई से अधिक मांग की लोच। ज्यादा आ गई ना, 5 आ गई। मैं दोबारा रिपीट कर लूं, सुन लो, सुनने पे फोकस करो। हर बुक्स में मिल जाएगा तुम्हें लिखा हुआ। तो इकाई से अधिक मांग की लोच होती है, उसमें क्या होता है भी, जो प्राइस है उसके कंपेयर में मांग में बहुत ज्यादा परिवर्तन आए। वस्तु की कीमत के कंपेयर में उसकी मांग में बहुत ज्यादा परिवर्तन आए। मान लो वो 2% ही घटी है ना, 2% बढ़ भी जाती है या 2% कम हुई है, 2% कम हुई है तो उसकी मांग में कितना परिवर्तन हुआ है? 10 का, 20 का हुआ क्या? हाँ 20 का परिवर्तन हुआ है। तो अगर हमेशा मांग में ज्यादा परिवर्तन हो रहा है तो उसकी जो लोच आएगी वो हमेशा इकाई से अधिक आएगी, हमेशा इकाई से अधिक आएगी। बच्चों को कम ही समझ, क्या हो गया? कहाँ से दोबारा चलना पड़ेगा सर? सारा गया? नहीं नहीं, कैसे गया सर? चलो सुन लो भाई, मैं बता रही थी तुम्हें, कोई बात नहीं, सुन लो भाई, सुन लो बातें। मैंने तुम्हें इसी फॉर्मूले को ध्यान रखना है, मांग की लोच का सूत्र। मांग की लोच का सूत्र जिन बच्चों ने लिख रखा है वो ना लिखें, दोबारा मैं समझा रही हूँ। जिसमें मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में ही लिखा, वस्तु की मांग में परिवर्तन, परिवर्तन किसके कारण आता है अभी? वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण। सुन लो अभी, बातें नहीं भी, सुनो भी ध्यान से, क्वेश्चन आएगा यहां से। वस्तु की मांग में जो परिवर्तन आता है वो किसके कारण आता है? वस्तु की कीमत के कारण आता है। वस्तु की जो मांग है, जो वस्तु की मांग है वो हमेशा ऊपर लिखी जाएगी। वस्तु की मांग हमेशा ऊपर लिखी जाएगी। वस्तु की जो परिवर्तन करना है, जिसमें परिवर्तन करना है, उस परिवर्तन की वजह से किसी अन्य में परिवर्तन आता है, किसी परिवर्तन की वजह से किसी अन्य में परिवर्तन आता है, वो परिवर्तन आता है वो ऊपर लिखा जाएगा हमेशा। जो हम परिवर्तन करते हैं वो हमेशा नीचे आता है। क्लियर है? तो हम किस में चेंज करते हैं? वस्तु की कीमत में परिवर्तन करते हैं। तो वस्तु की मांग में जो परिवर्तन होगा अपने आप होगा ना। अरे कीमत में हम करेंगे परिवर्तन है तो वस्तु की मांग में अपने आप परिवर्तन होगा ना, वो हमेशा ऊपर लिखा जाएगा। क्लियर है? तो मैंने तुम्हें बताया, हम पढ़ रहे थे भी बेलोस, कौन से पढ़ रहे? इकाई से अधिक मांग की लोच। क्या पढ़ रहे थे? इकाई से अधिक मांग की लोच। तो वस्तु की कीमत में थोड़ा नाम मात्र परिवर्तन से
उसकी मांग में बहुत ज्यादा परिवर्तन आए, तब उसकी क्या हो जाएगी, इकाई से अधिक मांग की लोच हो जाएगी। लिख लो, इकाई से अधिक मांग की लोच में क्या है, किसी वस्तु की कीमत में कम परिवर्तन के कारण उस वस्तु की मांग में बहुत अधिक परिवर्तन आता है, उसे इकाई से, बातें नहीं भी पीछे वाले बातें कर रहे, इकाई से अधिक मांग की लोच कहा जाता है, फॉर्मूले में जैसे पुट कर रही हूँ, वस्तु पहले क्या थी, वस्तु की कीमत पहले क्या थी, उसी फॉर्मूले से निकालेंगे। वस्तु की कीमत पहले 10 थी, उसकी मांग कितनी थी, 20 थी, उसकी मांग कितनी थी, 20 थी। अब परिवर्तन आ गया भी, वस्तु की कीमत में हमने परिवर्तन कर दिया, 10 से 8 कर दिया, कितना परिवर्तन आ गया भी, 2 का आ गया, 2 का परिवर्तन आ गया। अरे वस्तु की कीमत 10 से हमने 8 कर दी, कितना परिवर्तन आ गया भी, 2 का। अब वस्तु की मांग जो है वो 20 से क्या होगी, 40 होगी, तो कितने का परिवर्तन आ गया भी, 20 का। कितने का परिवर्तन आ गया, 20 का भी। तो जो अगर इससे कट करते हैं तो हमारा क्या हो गया, इकाई से अधिक मांग की लोच आ गई ना। ये तो सीधा जैसे मैंने ये बताया, अगर पीछे वाला इसके साथ और लेते हैं तो 20 का फॉर्मूला ऐसे भी एग्जाम में आता है, मल्टीप्लाई से। अगर परसेंटाइल में दे रखी है वैल्यू तो आपको 100 लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं दे रखी तो आप 100 लिखोगे। उसके बाद ऐसे भी पूछा जाता है भी पुरानी उसकी कीमत है और क्वांटिटी है, वो तो ऐसे लिखी जाएगी, प्राइस पुरानी दे रखी है तो वो तो ऐसे लिखी जाएगी, न्यू परिवर्तन करके जो चेंज करके दिया है तो उसमें क्वांटिटी ऊपर लिखी जाएगी और उसकी प्राइस है वो नीचे लिखी। ये भी फॉर्मूला होता है मांग की लोच का, ये भी फॉर्मूला है। अगर हम सीधा निकाल रहे हैं तो मैंने आपको निकाल के दिखा दिया, अभी चेंज ही बताया मैंने सिर्फ है भी प्राइस में कितना क्या चेंज हुआ और मांग में क्या चेंज हुआ, वो मैंने यहाँ बताया। अगर हम उसको पुराने वाले को साथ लेके चलते हैं तो पहले कितनी थी भी कीमत, 10 थी, मांग कितनी थी, 20 थी, भी क्वांटिटी कितनी थी, 20 थी। अब क्वांटिटी में 20 से कितना चेंज हो गया भाई, 40 हो गया, तो 20 का चेंज हो गया। प्राइस भी 10 से 8 होगी, कितना चेंज हो गया, 2 का। 20 से 20 कट, 2 से 5, इकाई से अधिक रही भी, अरे इकाई से अधिक रही या नहीं रही, तुम्हें ऐसा नहीं पूछेगा, तुम्हें ये पूछ सकता है कि प्राइस जो कम, मान लो 10 से 8 हो जाए, थोड़ा ही परिवर्तन आया, 2 का ही आया है, उसकी मांग में कितना परिवर्तन आया, 20 से 40 होगी, दुगनी होगी। ज्यादा परिवर्तन आया वो किस में देखा जाता है, इकाई से अधिक मांग की लोच कहलाती है। क्या कहलाती है, इकाई से अधिक मांग की लोच कहलाती है। अब इसका इकाई से कम मांग की लोच है वो इसका उल्टा है, बिल्कुल उल्टा है भाई, देखो भाई। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, तुमसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लिखो भाई, इकाई से कम मांग की लोच, मांग की लोच
किसी वस्तु की कीमत में बहुत अधिक परिवर्तन के कारण वस्तु की मांग में कम परिवर्तन हो उसे इकाई से कम मांग की लोच कहा जाता है। बीच पीछे वाले बात कर रहे हैं, मैं कहा जाता है भी। अगर आपको इकाई से अधिक वाला समझ में आ गया तो ये कम वाला अपने आप आ जाएगा। बिल्कुल उसका उल्टा है। अगर आपने इकाई से अधिक वाला ध्यान से सुन लिया तो ये कम वाला अपने आप समझ में आ जाएगा। इसमें कीमत में उसका उल्टा हो जाएगा। अभी कीमत है 10 से 20 हो जाएगी और जो मांग में परिवर्तन है वो कम हो जाएगा। भी मांग में जो परिवर्तन है वो कम हो जाएगा, कम देखने को मिलेगा। कीमत में परिवर्तन है वो ज्यादा देखने को मिलेगा। तो इससे अपने आप हो जाएगा। मान लो जैसे मांग का लोच का मैंने फॉर्मूला दिया है कि कीमत में जो परिवर्तन है वो पहले 10 थी 20 होगी, 10 से 20 होगी। उसकी मांग पहले क्या थी? 10 थी या 15 होगी। मांग पहले क्या थी? 10 थी, 15 होगी। तो क्या आएगा? कट जाएगा क्या ये? चलो कटने वाला ही रख लेते हैं, 1 मिनट। सुन लो, प्राइस जो है पहले 10 थी अब 20 होगी, 10 से 20 होगी भी। और उसकी मांग पहले क्या थी? 10 थी अब 5 होगी, 10 थी अब क्या होगी भी? 5 होगी। तो कितने पे आ गए? 1/4। इकाई से कम है या इकाई से अधिक है? क्या भी एक? हाँ जी, हमें इकाई से कम ही जानना था कि प्राइस में बहुत अधिक चेंज हो और उसकी मांग में बहुत कम है चेंज देखने को मिले, वो क्या है भी? इकाई से कम मांग की लोच कहलाता है भी। इकाई से कम मांग की लोच कहलाता है। और सीधा जो अगर एक ही इसका डायग्राम होता है, हमेशा ध्यान रखना, अगर जिस बच्चे को कुछ भी समझ में नहीं आया तो सिर्फ एक डायग्राम से जान सकता है। ये यहां से अगर यहाँ प्राइस और यहाँ डिमांड होती है, यहां से अगर सीधी रेखा खींची जाए तो यहाँ प्राइस फिक्स हो गया। अरे प्राइस फिक्स हो गया और मांग क्या है? अनंत है। मांग क्या है? अनंत है। तो ये कैसी होगी? लॉसदार होगी। कैसी होगी? लॉसदार होगी। यहाँ देखो, यहाँ जो है डिमांड फिक्स होगी और जो कीमत है वो क्या होगी? अनंत होगी। तो ये कैसी होगी भी? बेलौसदार होगी। अरे समझ में आया या नहीं आया? लॉसदार होगी। समझ में आया? अब ये पूरी की पूरी रेखा, इसमें जो बीच वाला होता है ये इकाई के इक्वल होता है। यही 10 है तो ये भी 10 है। इक्वली बताया मैंने, इक्वली बताया। तो ये पॉइंट क्या है भी? इकाई के इक्वल है। ठीक है। इससे जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो इकाई से बढ़ता जाएगा। जैसे ऊपर जाएंगे, यहाँ है भी कीमत में परिवर्तन है। जो क्या हो रहा है? कीमत में परिवर्तन कम हो रहा है और मांग में परिवर्तन ज्यादा हो रहा है। तो यहाँ इकाई से ये अधिक हो जाएगा और यहाँ जैसे जैसे परिवर्तन होगा भी कीमत जो है घटकर यहाँ हो जाएगी, उसकी मांग जो हो गई ये इकाई से कम हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना इस डायग्राम से। इस डायग्राम से सारी आपकी क्लियरिटी दूर हो जाती है भी जितना इक्वल परिवर्तन हो रहा है वो इकाई के इक्वल है। और इकाई से जिसमें कीमत में बहुत ज्यादा परिवर्तन से उसकी मांग में बहुत कम परिवर्तन हो रहा हो तो वो इकाई से कम होगा। अगर कीमत में बहुत कम परिवर्तन से उसकी मांग में बहुत ज्यादा परिवर्तन हो रहा हो वो क्या होगा? इकाई से अधिक होगा। क्लियर है? तो जैसे इकाई से ऊपर बढ़ेंगे तो क्या होगा भी? अधिक होगा। और जैसे इससे नीचे जाएंगे तो क्या होगा? कम होगा भी।
समझ में आया या नहीं है? थैंक यू।